हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्यूलर एजिंग के बारे में। सेल्यूलर एजिंग का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स के फंक्शंस और उसकी वायबिलिटी है वो टाइम पर टाइम कम होती जाती है। तो हमारी बॉडी में सेल्यूलर एजिंग मतलब किसी भी सेल्स की एजिंग क्यों देखने को मिलती है, तो उसके रीजंस है। या तो फ्री रेडिकल इंजरी की वजह से हो सकता है, टेलोमियर शॉर्टनिंग हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, डीएनए रिपेयर डिफेक्ट्स हो गई। इन रीजन्स की वजह से सेल्यूलर एजिंग देखने को मिल सकती है। अब टेलोमियर शॉर्टनिंग की वजह से कैसे, तो टेलोमियर सबसे पहले टेलोमियर क्या होता है, तो जो मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके जो एंड वाले पार्ट्स है उसको हम टेलोमियर कहते हैं। टेलोमियर क्या करता है कि वो जो क्रोमोसोम्स का डैमेज होता है या फिर किसी और से फ्यूज होने से उसको प्रोटेक्ट करता है। अब ईच सेल डिवीज़न के बाद जो टेलोमियर की लेंथ होती है वो कम होती जाती है। इसकी वजह से क्या होगा कि सेल्यूलर एजिंग देखने को मिलती है। अब वह एक टेलोमियर का जो डीएनए सीक्वेंस वो कौन सा होता है, तो उसमें होता है TTA-GGG हो गया, ठीक है। अब ये एक एंजाइम आता है जिसको हम टेलोमेरेस बोलते हैं। टेलोमेरेस क्या है, तो वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। वो क्या करता है कि टेलोमियर्स की शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करेगा। अगर टेलोमियर शॉर्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से सेल्स का रिपीटेडली डिवीज़न देखने को मिलता है। इसकी वजह से सेल की एजिंग नहीं होगी और इसलिए हम इसको टेलोमेरेस एंजाइम को इमोर्टैलिटी जीन भी कहते हैं। अब ये जो टेलोमरेज एंजाइम हो गया वो टेलोमियर की शॉर्टनिंग कैसे प्रिवेंट करता है, तो मान लो कि ये कोई पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, उसमें से न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बने, उसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो नहीं बन पा रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि टेलोमियर की ये शॉर्ट पार्ट बना, इसलिए इसको टेलोमियर शॉर्टनिंग बोलते हैं। लेकिन जो टेलोमियर एंजाइम होगा वो क्या करेगा, वो क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब वो जो ये मान लो ये आरएनए स्ट्रैंड है और इसमें से डीएनए की जो वो स्ट्रैंड है उसको एक्सटेंड करेगा, और जो टेलोमियर शॉर्ट हो गया था उसको एक्सटेंड कर लिया, मतलब उसकी साइज शॉर्ट होने से प्रिवेंट हो गई। इसलिए हम इस टेलोमरेज एंजाइम को इस तरह से ये टेलोमरेज एंजाइम टेलोमियर की शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करता है। अब हम बात करते हैं टेलोमियर की लेंथ थी वो ईच सेल डिवीज़न के बाद नॉर्मल सोमाटिक सेल्स हो गए, उसमें तो टेलोमियर की लेंथ कम होती जाती है और लास्ट में उसके सेल का डिवीज़न नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ अरेस्ट हो गया, ठीक है। अब हर अलग अलग सेल्स में टेलोमियर एंजाइम अलग अलग होते हैं, इसकी वजह से उनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। अब जो जर्म सेल्स है उसमें सबसे ज़्यादा टेलोमेरेज की एक्टिविटी होगी, इसके कारण उसका सेल डिवीज़न होने के बाद भी उसके टेलोमेरेज की लेंथ कम देखने को हमको नहीं मिल रही है, ठीक है। मतलब वो जो जर्म सेल्स हो गए वो सबसे ज़्यादा बार डिवीज़न कर पाएंगे, ठीक है। अब जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें तो आप देख पा रहे हो कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो वारंवार डिवीज़न करते हैं, उसमें तो टेलोमरेज की एक्टिविटी कम नहीं होती है। मतलब इसमें ऐसा क्यों होता है, तो जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें आपको रीएक्टिवेशन ऑफ टेलोमरेज एंजाइम देखने को मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि टेलोमेयर की शॉर्टनिंग नहीं होगी, लेंथ शॉर्ट नहीं होगी और उसका डिवीज़न होता रहेगा। आपने देखा कि हर सेल्स की डिवीज़न कैपेसिटी तो अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब एक एवरेज हमारे सेल्स की डिवीज़न कैपेसिटी क्या होती है, वो होती है 60 to 70 डिवीजन्स। एक सेल 60 to 70 टाइम्स डिवाइड होने के बाद वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, उसको हम हेफ्लिक लिमिट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ स्पैन। मतलब हम सेल्यूलर एजिंग को प्रोसेस को स्लो कैसे कर सकते हैं, तो या फिर उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं कि सेल्यूलर एजिंग ना हो। तो क्या होता है कि जो सर्ट नाम का जीन होता है वो क्या करता है, सर्टेन प्रोटीन्स को इंक्रीज करता है। अब सर्टेन प्रोटीन्स क्या है, तो वो एक हिस्टोन डी एसिटाइलेज है, ठीक है। सर्टेन प्रोटीन्स हो गए वो एंटी एजिंग करवाता है, मतलब वो टेलोमियर्स की लेंथ को इंक्रीज करवाएगा। अब रोल ऑफ सर्टेन्स क्या है, तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं ABCD से। ए मतलब एंटी एजिंग हो गया, बी से हम बेनिफिट याद रखें, ठीक है, सर्टेन्स के बेनिफिट्स। फिर सी से क्या हो गया कैंसर की ट्रीटमेंट में वो कैसे हेल्प करेगा, तो वो रिपेयर ऑफ सेल को प्रमोट करता है, ठीक है। फिर आ गया डी से आ गया डायबिटीज़ मेलाइटस की ट्रीटमेंट में। अब डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स में क्या होता है कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया होता है। इसकी वजह से जो ये सर्टेन प्रोटीन होगा वो इनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा।
तो हम हमारी बॉडी में सर्टेन्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कैलोरी डेफिसिट। आपने कई बार टीवी में देखा होगा या फिर जाना होगा कि कुछ साधु लोग होते हैं, वो महीनों तक सालों तक बिना खाए ही रहते हैं या फिर सिर्फ एक टाइम खाना खा के ही जिंदा रहते हैं। तो क्यों होता है कि उनमें कैलोरी डेफिसिट देखने को मिलेगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो सर्टेन प्रोटीन है वो इंक्रीज, उसका सिंथेसिस इंक्रीज होगा, ठीक है। उसकी वजह से उनमें एंटी एजिंग देखने को मिलती है और वो 100 150 200 साल तक जिंदा रहते हैं। दूसरा क्या होगा कि रेड वाइन कंजप्शन की वजह से भी हम सर्टेन प्रोटीन्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे प्री मैच्योर एजिंग के बारे में। प्री मैच्योर एजिंग मतलब आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो कि प्री मैच्योर मतलब जो उसका आइडियल समय होना चाहिए उससे पहले ही इस सेल्स में हमको एजिंग देखने को मिलेगी। उसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है प्रोजेरॉयड सिंड्रोम। तो उसमें 3 तरह के होते हैं वो भी। एक तो हो गया वर्नर सिंड्रोम, फिर हो गया हचिनसन सिंड्रोम और फिर हो गया कोकेन सिंड्रोम। वर्नर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा, उसमें एडल्ट प्रोजेरिया देखने को मिलेगा। एडल्ट प्रोजेरिया मतलब वो जब तक बच्चा चाइल्ड होगा तब तो उसमें उसके सेल का एजिंग नहीं देखने को मिलेगी, मतलब नॉर्मल देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो चाइल्ड होगा, वो एडल्टहुड में पास होगा, उसके बाद उसके सेल्स की एबनॉर्मली एजिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। कि उस ऐसा क्यों होता है, उसमें कौन सी डिफेक्ट होगी, डीएनए हेलिकेज में डिफेक्ट होगी। डीएनए हेलिकेज क्या करवाता था, तो डीएनए हेलिकेज डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम डीएनए की 2 स्ट्रैंड के बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का काम करता था, ठीक है। फिर आ गया हचिनसन गिलफोर्ड सिंड्रोम। तो उसमें अर्ली ऑनसेट देखने को मिलेगा, मतलब इसमें बचपन से ही उस चाइल्ड में एजिंग देखने को मिलती है। जबकि वर्नर सिंड्रोम में क्या था, बचपन में तो वो नॉर्मल था, लेकिन जब वो एडल्ट होगा उसके बाद उसमें एबनॉर्मली एजिंग देखने को मिलती थी। अब हचिनसन सिंड्रोम में क्या होगा, उसमें डिफेक्ट होगा एलएमएनए जीन का। एलएमएनए जीन का क्या करवाता है, वो लेमिना प्रोटीन को सिंथेसिस करवाता है और जो लेमिना प्रोटीन है वो न्यूक्लियस का शेप मेंटेन करके रखता है। अब ये तो किस सेल का न्यूक्लियस हो गया, हेल्दी इंडिविजुअल का। लेकिन जो पेशेंट प्रोजेरिया से सफ़र कर रहा है उस सेल्स का न्यूक्लियस आप देख पा रहे हो कि उसका शेप बिल्कुल ही एबनॉर्मल है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें एजिंग बढ़ जाती है। इसको हम लेमिनोपैथी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लेमिना प्रोटीन का सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके एक ट्रीटमेंट में भी एक ड्रग आती है, उसको हम बोलते हैं लोनाफार्बिव। ये क्या करवाता है कि ये फर्नेसाइल ट्रांसफरेज का इनहिबिटर है, जो करेक्ट करता है न्यूक्लियस के शेप को। फिर आ गया कोकेन सिंड्रोम। कोकेन सिंड्रोम में क्या होगा, ईआरसीसी जीन में डिफेक्ट देखने को मिलेगी और कॉकेक्सा देखने को मिलेगा। अब तक तो हमने बात की टेलोमेरेस कैसे वो सेल्यूलर एजिंग करवाता है। फिर आता है फ्री रेडिकल इंजरी। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल के आउटर ऑर्बिट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगी जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होते हैं, इसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी बोलते हैं। तो जो ऑक्सीजन होगा वो तो हमारी बॉडी के हर सेल्स के पास होगा। तो क्या होगा कि किसी केमिकल्स, टॉक्सिन, पॉइजन या फिर परफ्यूजन इंजरी की वजह से ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या करेगा, इस सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है। ये भी एक फ्री रेडिकल हो गया। अब ये जो बॉडी में जो Fe2+ आयन हो गए वो कन्वर्ट हो गए Fe3+ में, और वो जो होते हैं कॉपर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कौन कौन से फ्री रेडिकल्स हो गए, एक तो सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन। ये हमारी भी बॉडी में क्या करवाता है, लिपिड पेरोक्सीडेशन करवाएगा। फिर प्रोटीन का मिसफोल्डिंग करवा सकता है, प्रोटीन डैमेज कर सकता है, डीएनए न्यूक्लियर डैमेज कर सकता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि सेल्स में फ्री रेडिकल इंजरी हुई है। तो लिपिड पेरोक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि उसमें हमको लाइपोफ्यूजन पिगमेंट फॉर्म हो जाते हैं। इसकी वजह से भी हम पता लगा सकते हैं कि फ्री रेडिकल इंजरी हुई है। फिर मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल में तो हम कैसे इस फ्री रेडिकल को कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो उसकी प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म होती है, ठीक है। वो 3 तरह से होता है। पहले तो एक डाइट में हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगी कि जो फ्री रेडिकल के पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उनमें क्या क्या हो गया कि विटामिन ए, सी और ई वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। फिर दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन कौन से, एक तो ट्रांसपेरिन जो Fe आयन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। दूसरा हो गया सेलुलर प्लाज्मिन जो कॉपर का ट्रांसपोर्ट कराएगा।
अब ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हो गए, वो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होने से कैसे बचाते हैं? तो मान लो कि ये जो बॉडी में जो फ्री Fe2+ आयन था, ठीक है, वो अगर ट्रांसपेरेंट प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो Fe2+ होगा वो Fe3+ में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना वो हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी की वजह से भी वो जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना था वो प्रिवेंट हो गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फेंटन्स रिएक्शन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो मतलब जो सुपर ऑक्साइड था वो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हुआ था, किस एंजाइम की मदद से? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की वजह से। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और हाइड्रोक्सिल आयन है वो H2O2 में कन्वर्ट होते हैं। वो क्या होता है? H2O2 मतलब वाटर, वो बिल्कुल हार्मलेस है। किस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है? ग्लूटाथायोन ऑक्सीडेज की मदद से। फिर दूसरा एंजाइम होगा कैटालेज एंजाइम वो क्या H2O2 को कन्वर्ट करेगा? वाटर या ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, वो भी बिल्कुल हार्मलेस है। अब सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को भी हम क्या एंटीऑक्सीडेंट के एंजाइम में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुपर ऑक्साइड है उसको डायरेक्ट रिमूव करने की कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है? H2O2 में कन्वर्ट करता है, और H2O2 को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम SO3 को भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह गिन सकते हैं। फिर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हो गया, वो दो टाइप से होते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक SO3 और माइटोकॉन्ड्रियल SO3। साइटोप्लाज्मिक SO3 में हमको कॉपर और जिंक देखने को मिलेगा, या और माइटोकॉन्ड्रियल SO3 में हमको मैंगनीज देखने को मिलेगा। इससे बढ़िया सा PYQ भी आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट मतलब फ्री रेडिकल इंजरी को प्रिवेंट करते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन में SO3 भी देखने को SO3 कैटालेज और ग्लूटाथायोन ऑक्सीडेज हो, और चौथा ऑप्शन मान लो कि ऑल ऑफ दी अबो है, तो आपको कौन सा मार्क करना है? ऑल ऑफ दी अबो मार्क करना है, क्योंकि SO3 भी फ्री रेडिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। तो अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू गाइस लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। बाय बाय गाइस।